दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। दोस्तों, आज के दिन भी निफ्टी ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। 143 पॉइंट्स का डिप है, यानी आधे % के आसपास की मंदी है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं 1% के साथ में नीचे। मिड कैप ने 0.70% की डुबकी लगाई और स्मॉल कैप की बात करें तो 1% के साथ में ये भी डाउन होकर बंद हो चुका है। साथ में अगर आप एडवांस और डिक्लाइन के रेशियो को देखोगे तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं ना, उनके स्टॉक्स नीचे आके बंद हो चुके हैं। तो प्रॉपर गिरावट आज हम बोल सकते हैं मार्केट के अंदर हो चुकी है। ब्रॉडर स्थिति में मार्केट आज नीचे था, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज नीचे, मिड कैप उससे ज़्यादा नीचे और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो आज के दिन मैक्सिमम सेक्टर्स लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। दो ही सेक्टर प्लस में थे, मीडिया और मेटल। और मीडिया और मेटल में इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर यानी इन्वेस्टिंग ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है। आईटी ने ठीक ठाक से परफॉर्म किया विप्रो की वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल जो कंपनीज है, बैंक से, फाइनेंशियल सर्विसेज है, सरकारी बैंक से, एफएमसीजी हैं, इन्होंने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। अब देखो, ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। डेटा हम देख सकते हैं कि एफआईज का आउटफ्लो अभी मार्केट से शुरू हो चुका है। आज का जो डेटा है आप देख लेना, हो सकता है आज भी बिकवाली की हो एफआईज ने 18 तारीख को, लेकिन 17 तारीख का डेटा देखे तो 3690 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज ने की थी कैश मार्केट के अंदर। ये जो भी डेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसके अंदर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 7 तारीख को भी काफ़ी छोटी सी बाइंग की थी, 50-60 करोड़ के आसपास की बाइंग होती है। 8 तारीख को कुछ भी नहीं था, 9 तारीख को भी इतनी बाइंग, 10 तारीख को भी कुछ नहीं। लेकिन जब 11 को बेचा तो 6-7 हज़ार करोड़ का माल बेचा। 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेलिंग थी 16-17, तो बाइंग से ज़्यादा बिकवाली चल रही है और उसी वजह से निफ्टी का डायरेक्शन भी काफ़ी नीचे होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये तो बेचते हैं लेकिन डीआईज इन्वेस्ट भी करते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि एफआईज ने बेचा तो गिरा क्यों, डीआईज ने तो खरीदा भी है और कभी कभी डीआईज एफआईज से ज़्यादा खरीद भी देती है। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि डीआईज काफ़ी डिफेंसिव होती हैं। वो ओपन मार्केट के अंदर जो लाइव प्राइसेस होते हैं उसमें बाइंग सेलिंग नहीं करके सपोर्ट यानी जो उनकी टेक्निकल टीम होती है उनके थ्रू बाइंग सेलिंग करती है ताकि स्टॉक सस्ते प्राइस में मिल पाए। एफआईज की बात करते हैं तो ये काफ़ी अग्रेसिव होती है, ये सीधा ऑर्डर देती है और लाइव मार्केट के अंदर ये जो भी ट्रेड इनको करना होता है, चाहे वो बाय हो चाहे सेलिंग हो, वो करते हैं और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स में। अगर ये बाय करते हैं तो स्टॉक्स ऊपर, अगर ये सेल करते हैं तो स्टॉक्स नीचे। तो एफआईज की तरफ से भी काफ़ी बड़ी बिकवाली हम मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी काफ़ी कमज़ोर है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दूंगा। अपडेट आप उसको मान सकते हैं क्योंकि डेटा भी उसके अंदर है। साथ में मैं एक इंटरव्यू का अपडेट आपको दूंगा, इनसाइट्स आपको दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि बोला जा चुका है सौरभ मुखर्जी की तरफ से कि जो डीआईज बचाने की कोशिश करे थे मार्केट को, अब हो सकता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी वीक हो जाए। रिटेल इन्वेस्टर्स जिस पेस से मार्केट के अंदर आया था 2020 में, 2020 के बाद में, हो सकता है उस पेस से आता हुआ देखने को ना मिले। अब काफ़ी लोग इस पर अग्री कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस पर डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली एक डिस्कशन का टॉपिक बनेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा के हिसाब से बातचीत की है। अब वीडियो के एंड में, मतलब वीडियो के एंड में नहीं, मतलब इस आर्टिकल के एंड में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी और भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कंपनीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, Q1 का जो रिफ्लेक्शन या फिर जो रिएक्शन देखने को मिला उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। साथ में कुछ ब्रेकआउट वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स के ऊपर भी डेप्थ में एनालिसिस हम करने वाले हैं। एक बड़े प्लेयर ने एक छोटी कंपनी के स्टॉक में बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिंग की है, उसको प्रॉपरली किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस आर्टिकल के एंड में दोस्तों हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इनका पर्सनल बेनिफिट है इस तरह की बात करना, या इनकी कंपनी का बेनिफिट है, उसको भी हम चेकआउट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चलेगा इस आर्टिकल के अंदर हेडलाइन में मेंशन कर रखा है कि सौरभ मुखर्जी ने बोला है कि एक्सपेक्ट मत करो रिटेल वेव, यानी जो लहर आई थी रिटेल इन्वेस्टर्स की आफ्टर 20, वो एक्सपेक्ट मत करो। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्ट जो इंडियंस है जिनके पास में इन्वेस्ट करने के पैसे हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं, उनकी इनकम काफ़ी कम है, तो स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ऑब्वियस, अगर इनकम कम होगी तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट वो कैसे करेंगे, ये भी बात सही है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स आफ्टर 20 आए हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने अपने आप को ओवर एक्सटेंडेड कर दिया है, यानी अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो जो मार्केट के अंदर आए हैं वो एक्साइटमेंट की वजह से आए हैं। ये जो एप्लीकेशंस आप देख पाते हैं, ये बुल रन्स जो आप देख पाते हैं, ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप देख पाते हैं जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी स्कैमर्स भी है जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, उनकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं। साथ में एक वेब सीरीज़ आई थी, उसके बाद भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ने मार्केट में कदम रखा था। तो जब भी ये सब चीज़ें देखकर मार्केट में लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, जितना उनका इन्वेस्टिंग
इन्वेस्टिंग का अमाउंट होता है ना, जैसे 100 रुपीज़ अगर उनके पास में है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो 120-130 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में पैसे बचते नहीं उनके पास में, और जब भी मार्केट गिरता है तो फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये कहना है। अब देखो, ये कहना तो है, साथ में ये भी बातें चलती मार्केट के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो CDSL और जो कैम्प्स है या फिर जो ब्रोकिंग कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनके स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी बनेगी। अब उनको ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यूएशन मिल चुकी है, तो इनकी बात अगर सच जाती है तो उन कंपनीज का भी बुरा समय आ सकता है। तो जो भी उस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनके लिए भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो बूम है हो सकता है लिमिटलेस ना हो, यानी लिमिटेड हो। और उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे बोला जा चुका है कि जो ग्रोथ स्टोरी है वो अपने पीक पर है, यानी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है। अब ये बात तो फैक्ट है दोस्तों, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2020 के बाद में जिस तरह से लोग आए हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, उतने परसेंटेज में लोग नहीं आएंगे, वो फैक्ट है। और म्यूचुअल फंड का भी डेटा जब भी अपन देखते हैं ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो तेजी बनी आफ्टर 20, वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। ना ही अगर मैं इन्वेस्टेड होता या इन्वेस्टेड हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, वो प्रॉपर लॉजिकल तरीके से इन्वेस्ट कर चुका है, तो वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। वो क्या देखेगा, 2013 से लेकर 2019 तक का डेटा देखेगा अपने फंड का, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मिड हो, चाहे फ्लेक्सी हो, लार्ज हो, जो भी हो। यहाँ से यहाँ तक कितने रिटर्न्स बने हैं, कितने परसेंट के CAGR बने हैं, वो फैक्ट है, वो रीजनेबल रिटर्न्स है। क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से जो बूम है, बुल मार्केट है, वो आता रहेगा, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता है कि सैचुरेशन पॉइंट पे है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पेस थोड़ा सा कम तो होगा। ये आपको भी लगता ही होगा, नहीं लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा अपने फैक्ट के साथ में, या जो भी लॉजिक है उसके साथ में। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, ये बातें हमेशा बोली जाती हैं कि ओनली 6% इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में। यूएस की बात करें तो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। यूएस में जो गैस वाले हैं, यानी पेट्रोल पंप वाले हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। ऑटो ड्राइवर है वो भी इन्वेस्ट करता है। इंडिया में भी ये नंबर नहीं है, काफ़ी लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ओनली 6% इंडियंस स्टॉक करते हैं, इन्वेस्ट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा नंबर है सोचने के लिए कि 6% ही लोग हैं, अभी तो बहुत सारा मार्केट बाकी है। ठीक है, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ये ज़ीरोधा का जो मतलब जो फाउंडर है ना, उन्होंने भी डेटा दिया है कि 6% इंडियन इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि 100% में से 6% करते हैं। आपको ये देखना है कि कितने लोग टैक्स को पे करते हैं, कितने लोगों के पास में इनकम है, उसमें आपको देखना है कि 6% करते हैं, तो वो नंबर काफ़ी कम है। साथ में दोस्तों इन्होंने भी ये मेंशन किया है, आरबीआई का डेटा दिखाने की कोशिश की है कि नेट हाउस होल्ड सेविंग्स आर एट 50 ईयर्स लो, यानी अपने 50 साल के लो पर है हाउस होल्ड की सेविंग्स, यानी जो भी घर में खर्चा होता है उसके बाद में जो पैसे बचते हैं, जो सेविंग हम करते हैं, वो अपने 50 साल के लो पे है। या तो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या लोग बाहर जाके खर्चे कर रहे हैं, तो सेविंग बहुत कम है। अब ये डेटा आरबीआई से आया है, यानी बैंक्स का डेटा है। और बैंक्स में क्या हो रहा है, अभी पैसे रखते नहीं है लोग। आप मैं कहाँ रखते हैं बैंक्स में पैसे? पैसे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या लिक्विड फंड में रखते हैं। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अंदर इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो बैंक्स में पैसे नहीं है, तो डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है या कंसिस्टेंट इनकम है, यानी या तो किसी के पास में प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, तो वो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। बाकी सब लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं जो रिस्क पे है, या फिर काफ़ी लोगों के पास में जॉब ही नहीं है। तो 6% मेक सेंस, यानी 6% का जो नंबर है ना वो ठीक है। ऐसा कुछ आपको नहीं सोचना चाहिए कि 6% ही है, चलो बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियल मार्केट बूम कर देगा। आपको ये देखना है कि कितने लोग इनकम कमाते हैं कंसिस्टेंट, और उसमें से कितना परसेंट है 6% का। तो उसको भी एक बार हम चेक करते हैं, यहाँ पे वो भी डेटा गिवन है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वी हैव अबाउट 100 मिलियन इंडियंस जिनके पास में एक स्टडी जॉब है, यानी कंसिस्टेंट जॉब है। कितने हैं? 100 मिलियन लोग हैं। बट हमारे पास में जो डीमेट अकाउंट है ना, वो 200 मिलियन है। आप सोच सकते हैं, मतलब जिनके पास में कंसिस्टेंट जॉब नहीं है ना, उन्होंने भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया। क्योंकि क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं लगते हैं। 15,000 रुपये हर किसी के पास में होते, तो एप्लीकेशन लगा दिया, आईपीओ आ गया, तो इसके हिसाब से ओपन करवा रखा है। ठीक है, साथ में आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर दोगे कि मान लो किसी के पास में मल्टीपल अकाउंट्स भी हो गए। किसी ने ज़ीरोधा में भी खोल रखा होगा, किसी ने किसी और में खोल रखा होगा, किसी ने अपने मम्मी पापा का अकाउंट खोल रखा होगा,
आईपीओ के लिए, तो उसको अगर हम एडजस्ट भी कर देना मल्टीपल अकाउंट्स को, तो भी हम मान के चलते हैं कि 150 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, तो भी वो मोर देन है द नंबर ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट रेस्पॉन्सिबली। यानी जो 100 मिलियन जो लोग हैं उनसे 50 मिलियन ज़्यादा है। तो डेटा ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है और काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जो भी जब भी मार्केट गिरेगा तो प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा कहना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मेंशन किया है कि ये जो थ्योरी है कि जब मास टीजी आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि अभी के समय ऑलरेडी ये सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है और इनको नहीं लगता है कि ये जो नंबर है ना वो ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो तो करेगा एक सर्टेन परसेंटेज के साथ में, हो सकता है सिंगल डिजिट हो, लोअर सिंगल डिजिट हो, लेकिन वो डबल डिजिट के साथ में ग्रो नहीं करेगा। ऐसा लॉजिकल अगर हम डेटा देखें तो हम इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है कि जो भी लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट करके, जब भी बुल रन होता है इस तरह की एप्लीकेशन, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो लोग आते हैं, लेकिन जब भी क्रैश होता है तो वो क्रश हो जाते हैं जैसे उनके ऊपर ट्रक चढ़ गया हो या वो ट्रक के नीचे आ गए हो। तो वो सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं आपको बता चुका हूँ 3-5 साल तक का जो फंड है जिसको आप भूल सकते हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में इमरजेंसी फंड भी बनाते हैं। अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर भी, वीकेंड पे बात की है, इस वीकेंड के ऊपर भी कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से वीडियो मैं आपको लेके आऊँ। फिर आगे चल के अपन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है कि आपके पास में कितने का पोर्टफोलियो होना चाहिए तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपका जो भी खर्चा है एक परसेंटेज मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पे बताया जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका खर्चा है, उसके हिसाब से आपको कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट आपके इक्विटी में होना चाहिए, इन्वेस्टेड होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बन चुकी है यूट्यूब पे, उसको आप चेक कर लेना। जो भी वीडियोस में लाऊंगा इस तरह के, उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अब देखिए, ये जो डेटा है ना, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, डेटा तो फैक्ट है ना, लेकिन यहाँ पे डर थोड़ा ज़्यादा है। पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें तो पहले जो लोग थे, जो अपने से पहले के लोग, यानी जो अपने पेरेंट्स के एज के लोग हैं, वो एफडी में ज़्यादा बिलीव करते थे। अब जो नए लोग आने वाले हैं, जो 18 प्लस हो रहे हैं, जिनके पास में पैसे आ रहे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो पॉजिटिव साइड को उसको भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग एफडी में बिलीव नहीं करेंगे। ऑब्वियस है, इन्फ्लेशन की जितना है कुछ कमाई होगी नहीं एफडी के अंदर, तो वो लोग भी मार्केट के अंदर कदम रखने वाले हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बट ये एक्सपेक्ट करना कि 20 के बाद में जो बूम आया है, देखो आ भी सकता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अपने को। हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अब सौरभ मुखर्जी के ये बोलने के पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो फंड है मार्सलस, वो अच्छा नहीं कर रहा है अब इंडिया के मार्केट के अंदर, तो वो क्या करे, वो शिफ्ट करे यूएस मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्टिंग की, अपने पर्सनल अमाउंट को लगाया, अपने क्लाइंट के पैसे को लगाया है। तो हो सकता है इस वजह से कि क्लाइंट को लुभाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन इन्वेस्टमेंट उनके फेल हो चुके हैं, तो यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बोलने की कोशिश करें कि इंडियन मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, देखो हमारे पैसे नहीं बने तो किसी के नहीं बनेंगे, तो हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। तो वो क्लाइंट को लुभाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पीएमएस मैनेजर है वो यूट्यूब पर आ चुके हैं, अपनी बुक बेचते हैं, अपने कोर्सेज बेचते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज बेचते हैं, तो वो सब लुभाने की कोशिश की जाती है। अब इनका चैनल नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं टीवी चैनल पे इंटरव्यू देने, जैसे आईएनडी मनी एक कंपनी है जो भी, वहाँ पे इंटरव्यू इनका हुआ था, तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये भी रीज़न है जो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब देखिए निफ्टी की क्या सिचुएशन है। कल हमने बातचीत की थी कि निफ्टी ने अपने सपोर्ट पर जाके क्लोजिंग दी थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गोले के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने इसको कर दिया है ब्रेक डाउन। अब जब भी ब्रेकडाउन होता है ना, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन किया था, फिर हमने इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे 4 दिन तक निफ्टी टिका, उसके बाद में अब इसको भी तोड़ दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी बेस बना के देखते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट है, इसको भी बेस बनाना चाहिए। चलो इसको भी बेस बना लेते हैं। तो इसको बेस बनाने के बाद में क्या करता है, इन्वेस्टर लाइन को खींचता है और उसके अंदर वो देखता है कि ये लो, यहाँ पे भी हो चुका है ब्रेकडाउन। कोई देखो प्राइजेस नहीं है, कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है कि निफ्टी खरीदनी बेचनी है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको पैटर्न बनाना पढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी निफ्टी ने किया है एक ब्रेकडाउन।
अब देखो जो बुलिश पैटर्न था ना निफ्टी का, वो तो हो चुका है खत्म, यानी निफ्टी बुलिश तो अब नहीं रहा। तो क्या निफ्टी बैरिश हो गया क्या? नहीं, उससे पहले होता है साइडवेज, ना तो बुलिश है ना ही बैरिश है। तो अब उस तरह का पैटर्न हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अब कहाँ पे सपोर्ट होगा, जैसे ये पॉइंट आप देखोगे यहाँ से निफ्टी ने तेजी पकड़ी थी, तो इसको सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बन रहे थे, इसको हम देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये पॉइंट है, अब ये साइडवेज वाला सपोर्ट है। अब निफ्टी बुलिश नहीं रहा, अगर साइडवेज को मेंटेन कर लेता है वेल एंड गुड। तो ये एक स्मॉल सपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बड़े सपोर्ट की बात करें जहाँ पे मल्टीपल टाइम निफ्टी सपोर्ट ले चुका है, विच इज दिस लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये जो लेवल होगा ना, इसको हम फिर कंसीडर करेंगे एक मेजर सपोर्ट का। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, या जो भी आप चार्ट यूज़ करते हैं जिस भी एप्लीकेशन में, कि किस तरह से आपको सपोर्ट को देखना है, किस तरह से आपको रेसिस्टेंस को देखना है। सो देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं परफॉर्मेंस आज कैसा हुआ है, कैसा रिफ्लेक्शन या रिएक्शन देखने को मिला है क्वार्टर 1 के रिजल्ट का। तो देखो विप्रो के नंबर्स अच्छे थे, हमने देखा था एक्सपेक्टेशंस बीट हुई थी, 2% की तेजी के साथ में इसने क्लोज किया। एडीआर ने भी इंडिकेशन दे ही दिया था। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ब्रोकर्स है ना, वो खेले गए, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकालेगा, उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा। तो ब्रोकर्स ने अभी क्या किया है, आईटी कंपनीज को थोड़ा सा डाउनग्रेड ही रखा है। मतलब जिस भी आईटी कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए ना, उसको बोल दिया कि आप उसको होल्ड कर लो, और जिस भी आईटी कंपनी ने ओके नंबर दिए ना, उसको बोल दिया बेच दो। और जिस भी आईटी कंपनी ने खराब नंबर्स दिए, उसको तो ठीक है, उसको तो आपको बताइए, उसको काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया है। तो नंबर्स इसके अच्छे थे, आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस है ना, रिमेन ऑन होल्ड, होल्ड करने के लिए बोला है, यानी ओके बोला है इसको। ठीक है, तो स्टॉक ने इस तरह से परफॉर्म किया। एक्सिस बैंक को देख लेते हैं, ये क्रैश हो चुका है 6% के साथ में, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। कल देखा था हमने, नंबर्स अच्छे नहीं थे, परसेंटेज वाइज तो बहुत अच्छा ग्रो किया था इसने, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी खराब नंबर्स थे। तो एक्सपेक्टेशन का डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर्स खराब थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वीक, यानी खराब क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से ये रिजल्ट आपको इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला। आगे चलते हैं, एलटीआई माइंडट्री की स्थिति कुछ ऐसी थी, ओपनिंग हुई थी ओके ओके, यानी नंबर्स इसके ओके ओके थे। ठीक है, तो ओके ओके इसकी ओपनिंग हो गई, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज अभी आईटी कंपनीज को लेकर काफ़ी वीक थे, तो उस वजह से 1.5% ये गिर गया। यानी विप्रो ने नंबर्स अच्छे दिए तो होल्ड, यानी ओके नंबर उसके माने, और इसने ओके नंबर दिए तो इसको सेल करने की कैटेगरी में रखा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बीट कर चुका है एस्टिमेट को। स्टिल ब्रोकरेज हाउसेस मिक्स है, यानी कुछ बोलते हैं खरीद लो, कुछ बोलते हैं बेच दो, तो इस वजह से स्टॉक का प्राइस अभी नीचे गया। बाकी नंबर्स हम देख सकते हैं ओके हैं, आज नहीं तो कल वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ठीक है, नंबर्स इसके ओके देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों पॉलीकैब इंडिया, कल के दिन इसके नंबर्स काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ओपन मार्केट में आए थे। तो कल के दिन स्टॉक ने किया था अंडर परफॉर्म, लेकिन नंबर्स अच्छे थे, मोर देन एक्सपेक्टेड थे। तो आज के दिन स्टॉक ने आई थिंक 3% के उछाल तक परफॉर्म कर दिया था, उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल गई। तो देखो नंबर्स अच्छे हैं, यानी कोई बड़ा प्लेयर बेच रहा है इसको, ऊपर से बेचने की कोशिश कर रहा है, ताकि इतनी बड़ी वॉल्यूम और इतनी बड़ी सेलिंग इसी वजह से आ रही है, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है बेच देते हैं। कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हाँ, नंबर्स को अगर हम देखें ना, तो नंबर्स अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यूबीएस ने भी इसको अप करके रेटिंग दी है, तो क्या पता यूबीएस से बेच रहा हो। देखो ऐसा कुछ पता नहीं है, यूबीएस का डेटा भी आया नहीं है, स्टिल ये सब चीज़ें अभी चल रही है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे थे इसके। रेवेन्यू कंपनी का 26% के साथ में जंप कर चुका था। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 50% के साथ में जंप कर चुका था, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था। तो इसके नंबर्स भी हम अच्छे ही कंसीडर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं जिन्होंने ब्रेक आउट दिए हैं, और एक बहुत बढ़िया लर्निंग मैं आपको दूंगा, इसी वीडियो के साथ में बने रहो, क्योंकि वीडियो आई थिंक यस बड़ा बन चुका है ऑलरेडी, और भी थोड़ा सा बनेगा अभी आगे चल के। ठीक है, तो आईटीसी ने 5% का उछाल दिया। आईटीसी होटल से, ये जो इससे डीमर्ज हो गया था, इसने इतना बड़ा उछाल दिया है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले, चलो टेक्निकल्स देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हम टेक्निकल्स पे ही सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देखो पहला एक ब्रेकआउट इसको मिला था यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो ये जो स्टॉक था ना, ये साइडवेज में था, यानी ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, इसके बीच में अटका हुआ था। तो जैसे ही यहाँ से आउट होता है, उसके बाद में एक नई टेरिटरी में स्टॉक चल जाता है, वापस से उसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट लेता है, और स्टॉक ऊपर जाता है, और इस रेंज के हिसाब से ऊपर जाता रहता है। अभी के समय इसने इस रेसिस्टेंस को भी ब्रेक आउट कर दिया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना, तो अच्छे हैं। तो डबल, मतलब डबल ब्रेकआउट तो नहीं बोलेगी, यहाँ तो काफ़ी टाइम पहले हुआ था, लेकिन हाँ, जब से ये लिस्ट हुआ है ना, जब से 2 मेजर ब्रेकआउट इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं।
अब देखिए हम समझते हैं क्या रीज़न है इसके पीछे का। पहले तो उसके नंबर्स अच्छे थे, ठीक है, तो स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी कुछ दिन पहले। साथ में आज कंपनी का अपडेट ये आया है कि कंपनी प्लान करी एक्सपैंड करने की अपने पोर्टफोलियो को टू ओवर 220 यूनिट बाय 2030, यानी 2030 तक कंपनी के पास में 220 से भी ज़्यादा होटल्स हो गए इंडिया में। बहुत बड़ी बात है, तो इस वजह से कंपनी का स्टॉक आज चल पड़ा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच है। 83 का पीई रेशियो है, 53 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसमें देखो डेटा तो गिवन है नहीं, तो कोई इन्वेस्टर भी क्या ही देखेगा, क्या ही सोचेगा, वो जस्ट और जस्ट टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स में कुछ है नहीं। सेल्स जस्ट 2025 की मार्च की दे रखी है यहाँ पे, सो वाई एंड वाई बेसिस का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी डीमर्ज हुई है तो उसी के साथ में ये डेटा था, आईटीसी जो मेन कंपनी थी उसकी। बाकी ठीक है, अभी यही डेटा अवेलेबल है। और एफ का भी डेटा देखें तो एफ और डी के पास में अच्छी होल्डिंग है, यानी एफ के पास में 25%, डी के पास में 21%, प्रमोटर के पास में 40%, पब्लिक के पास में कम है। तो स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट देखने को मिलता है जो कि बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में है, लेकिन डेटा गिवन नहीं है प्रीवियस का कि कैसे इसने परफॉर्म किया, तो क्यों उनके बेसिस पे जो इसके नंबर्स आ रहे हैं ना प्रॉफिट के, जो भी अभी Q1 Q2 अपन देख रहे हैं, उसके बेसिस पे इसको जज किया जा सकता है। तो कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा, बाकी इसके नंबर्स आ चुके हैं, उसको एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है ना इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बड़े इन्वेस्टर को आपको देखना होता है अगर वो बाय करता है किसी कंपनी के स्टॉक में, ताकि आप झांसे में ना पड़े। तत्व चिंतन 6% का उछाल है। अब देखो हमने बातचीत की थी कि कंपनी में मुकुल अग्रवाल ने बड़ी बाइंग की है, 1.28% इस कंपनी का खरीद लिया है। मुकुल अग्रवाल अगेन बताना चाहूँगा स्कैमर नहीं, जो यूट्यूब पे आते हैं और ये फर्जीवाड़े करते हैं। अब किसी को पता होगा कैसे होते हैं, किसी को नहीं पता होगा तो ठीक है, अलग बात है, बाकी वो नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग है ना कंफ्यूज होते हैं, तो उनकी फ़ोटो भी अब ये जो आर्टिकल वाले हैं वो दिखाने लग गए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखो जब कोई बड़ा इन्वेस्टर बड़ी अमाउंट लगाता है किसी कंपनी में, और जबकि उस कंपनी का पी रेशियो 408 होता है, तब इन्वेस्टर्स की आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, वो अंधा हो जाता है कि वो देखता नहीं है क्या है कंपनी में, कैसा है कंपनी में, वो देखता है बस इसने खरीद लिया तो मैं भी खरीद लेता हूँ। अब उसको रिसर्च करनी चाहिए कि अगर ये व्यक्ति है, इसने इस कंपनी में बाइंग की है, तो इस व्यक्ति की कितनी नेटवर्थ है, इस व्यक्ति का पोर्टफोलियो कितने रुपए का है, और अभी इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मुझको इसकी कॉपी करना है ना तो मैं वैसे ही कॉपी करूंगा। फिर वैसे आप कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहूँगा मत करो, लेकिन स्टिल अगर आपको कॉपी ही करना है तो नकल में भी अकल चाहिए होती है, तो अकल के साथ में आपको कॉपी करना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से 80% नीचे चल गया था, अभी 50-60% अभी नीचे है अपनी ऑल टाइम हाई से। रीज़न आप देख सकते हैं, मुकुल अग्रवाल ने इसको बाय किया है, अंडर परफॉर्मिंग आईपीओ, स्टॉक ऊपर चला गया इस वजह से। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या फर्जीवाड़े होते हैं, प्रमोटर कैसे बोलते हैं कि चलो ले लो यार, फिर प्राइस ऊपर चल जाएगी तो अपन ऐसे कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा, जस्ट अपन बता रहे हैं, बातचीत आपके साथ में कर रहा हूँ कि आपको किस किस बेसिस पे चीज़ों को नोट करना चाहिए। अब देखो कितना स्टेक लिया, 1.28% का। अगेन दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक नहीं चलेगा, गिरेगा, चल भी सकता है, नहीं भी चले, वो अलग बात है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आप भी क्यों ना करें, आप भी क्यों ना सीखे उसको। अब देखो यहाँ पे कितना स्टेक लिया है, 1.28% का लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास में है कितने, 72% स्टेक, और बेचा किसने, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने बेचा है थोड़ा सा इसको, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने इसको ट्रिम किया है, 1.79% लेके आ गए वो 2.3% से, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी फॉर्म है ना म्यूचुअल फंड, ये 1-1, 2-2% इसका ओन कर रही है, होल्ड कर रही है, और ये जो बड़ा इन्वेस्टर ये भी इसका 1.28% का स्टेक ओन कर रहा है। अब आपको देखना है कि कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी चलो यार पुरानी तो है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो बैटरीज में भी यूज़ होते हैं, साथ में मेडिकल जो केमिकल होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिकल होते हैं, वो भी कंपनी बनाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के नेट सेल्स कैसी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी पा रही है या फिर नहीं, तो वो अच्छी नहीं आ रही। 2022 से अगर आप देखोगे तो ये ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट तो डी ग्रोथ आपको दिखा रहे हैं, यानी 16 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 के मार्च क्वार्टर के अंदर, और अभी आप देखोगे 25 के मार्च क्वार्टर में ये 16 करोड़ का प्रॉफिट 1 करोड़ का ही हो चुका है, बीच में इसको नुकसान भी हुआ था। इससे पहले का जो डेटा था ना वो दोस्तों मतलब आकर्षक था, काफ़ी अट्रैक्टिव था। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आई थी उससे पहले का डेटा काफ़ी अट्रैक्टिव था, 12, 21, 38, 52, 96। उसके बाद में डेटा काफ़ी ख़राब हो गया, तो ये एक रेड फ्लैग होता है कि आपने आईपीओ लाने से पहले तो बहुत अच्छा अच्छा दिखा दिया, उसके बाद में आपने उल्टी गंगा बहा दी, आपने सारे नंबर्स उल्टे दे दिए,
ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग होता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ स्टॉक नहीं चलेगा, गिरेगा, वो हो सकता है चल जाए, हो सकता है अब अच्छे नंबर्स आने शुरू हो जाए इसके। जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे आपको एनालिसिस करना चाहिए किसी कंपनी के ऊपर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर उसको खरीदता है तो ये तो अपन ने बात की कंपनी की। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है। इसका जो मार्केट कैप है आई थिंक वो 2300, ये देखो यहाँ पे 2000 करोड़ का है। तो 2000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है तो इन्होंने लिया होगा इसको 1800 करोड़ के मार्केट कैप पर, यानी कंपनी का 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इन इन्वेस्टर ने 1.28% खरीदा। तो कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? 23 करोड़। चाय में मक्खी के बराबर अमाउंट है म्यूचुअल फंड के लिए, और इनके लिए भी हम बोल सकते हैं छोटी अमाउंट है, अपने लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। अपन सोचेंगे यार 23 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया, 1% ले लिया कंपनी का, तो अपन भी चलो यार कर देते हैं कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट। अब देखो आप कि इन इन्वेस्टर की नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ तो चलो यहाँ पे पोर्टफोलियो की शो हो रही है, वैसे और भी एसेट होती है तो बहुत ज़्यादा होगी इनकी नेटवर्थ। स्टिल बहुत अच्छी नेटवर्थ है, 6465 करोड़ यानी 6465 करोड़ की। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इस कंपनी को दिया है। तो 6465 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसका आधा परसेंट कितना होता है? 32 करोड़ का। इन्होंने कितना लगा दिया? 20 करोड़। तो आधे परसेंट से भी कम लगाया है। तो नकल करनी है तो अकल के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से चलता है। इनकी कौन सी टॉप होल्डिंग है वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। मैं अगेन कहूँगा कि वो भी कॉपी मत करो, क्योंकि हर 3 महीने में वो डेटा चेंज होता है, आपको बता के बेचेंगे नहीं, आपको 3 महीने बाद में पता चलेगा। जैसे विजय केडिया ने कर्नाटका बैंक बता के 2017 में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद में उसको बेच दिया, वो अटक गया स्टॉक, सालों तक वो नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसा सब होता है, वो उनकी गलती नहीं है, वो भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, आपको बताने के लिए वो नहीं बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आधे परसेंट पैसा लगा दिया अपने पोर्टफोलियो का। अगर आप लगाना चाहते हो आधे परसेंट तो ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टर्स के आधे परसेंट पोर्टफोलियो का शायद एक स्टॉक भी होगा या नहीं होगा। तो ये है मेन चीज़, ये आपको समझनी है। किसी भी व्यक्ति के पोर्टफोलियो को ऊपर एनालिसिस करना है, किसी ने कुछ लिया है तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आधे परसेंट है, ये खेल भी खेल लेंगे, ये पूरा अमाउंट डूब भी जाएगा तो इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन पैसे लगा देंगे कुछ लाख तो फर्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, श्योरिटी पाने के लिए हम रिवर्सल्स वगैरह देखते हैं कि क्या है कैसा है, क्योंकि एक बार पैसे लगाने से स्टॉक ऊपर थोड़ी ना जाएगा। कोई बहुत बड़ी अमाउंट इसको चाहिए यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, बहुत पैसा चाहिए इसको, तो पैसा कौन लेके आएगा? ये बार बार तो लगाएगा नहीं, फंड ही लगाएगा। फंड क्यों लगाएंगे? जब इसके अंदर दम होगा, नंबर्स अच्छा आएंगे तो लगाएंगे। तो ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसको इन्वेस्टर देखेगा, उसके बाद में सोचेगा समझेगा। जल्दीबाजी ऐसे में नहीं करते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कल के दोनों वीडियोस को देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।